हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज हमारे मनोविज्ञान के अंदर एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है फ्राइड। आज हम मनोवैज्ञानिक फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे जिसका पूरा नाम है सिगमंड फ्राइड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व जीवन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रयास किए हैं। और फ्राइड के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो समझ लो कि पूरा बाल विकास ही अधूरा है। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट फ्राइड के बारे में। ऊपर हेडिंग लिख लेना सिगमंड फ्राइड। आइए चलिए बेटा जी, सभी बच्चे तैयार हो जाओ और शानदार तरीके से पढ़ते हैं बेटा जी। ये टॉपिक बड़े जबरदस्त। सबसे पहले इसका पूरा नाम बताओ तो आप बोलोगे सर इसका पूरा नाम होगा सिगमंड फ्राइड। ठीक है सर, कहां का था? ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया का था? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। सर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्लियर? इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसको समझाने के लिए उन्होंने इसके 3 भाग किए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको समझाने के लिए फ्राइड ने इसको 3 भागों में बांटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। ठीक है ना? कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। वादा करता हूं एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। ठीक है ना? आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ के देखिएगा बेटा जी। ठीक है ना? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 3 भागों में मैंने दे दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला उसने क्या? अकारात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल। क्लियर? अकारात्मक मॉडल, इसको अकारात्मक मॉडल। दूसरा उसने क्या? गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक मॉडल। ठीक है ना? पहला अकारात्मक मॉडल, दूसरा गत्यात्मक मॉडल, और तीसरा भाग उसने बताया मनोलैंगिक। ठीक है ना? 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को समझने के लिए इसको कितने भागों में बांटा? उसने 3 भागों में बांटा। एक बोला कि अकारात्मक मॉडल दिया, दूसरा गत्यात्मक मॉडल दिया, तीसरा मनोलैंगिक दिया। अब यहां पर क्या है कि जो अकारात्मक मॉडल है इसके अकॉर्डिंग फ्राइड ने मन की संरचना, ठीक है ना, मन की संरचना के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? मन की संरचना। तो याद रखना, ये बात ध्यान में रखना कि मन की संरचना किस विषय के अंतर्गत आती है? तो अकारात्मक मॉडल के अंतर्गत आती है। गत्यात्मक मॉडल के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना की बताई है। किसकी? व्यक्तित्व की संरचना। क्लियर? व्यक्तित्व की संरचना ध्यान में रखना। और मनोलैंगिक के अंदर बताया उसने लैंगिकता का विकास। ठीक है ना? किसका बताया है? लैंगिकता का विकास। आई होप कि बातें समझ में आ गई। तो यानी कि अगर हमें फ्राइड को पढ़ना है तो ये 3 चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। मन की संरचना के बारे में, व्यक्तित्व की संरचना के बारे में, और लैंगिकता का विकास। जैसे ये 3 पॉइंट कंप्लीट, फ्राइड की कहानी समाप्त। समझ गए? तो आप देखिए अकारात्मक मॉडल के अकॉर्डिंग उसने किसकी संरचना की है? मन की संरचना के बारे में बताया। गत्यात्मक मॉडल के अकॉर्डिंग किसकी बताई? उसने व्यक्तित्व की संरचना बताई। याद रखना अच्छी तरह से। और मनोलैंगिक के अकॉर्डिंग लैंगिकता का विकास बताया। अब सुन लीजिए ध्यान से। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? यूपी टेट 2021 की एग्जाम में आ चुका ये प्रश्न, याद रखना। यूपी टेट
2021 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, बात समझ में ना? अगर आपको ये कह दिया जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी इसके बारे में, कि गत्यात्मक मॉडल के अनुसार किसकी संरचना की गई है, किसकी संरचना के बारे में पढ़ाया जाता है, तो व्यक्तित्व की संरचना। ये प्रश्न काफी बार आए हैं, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। अभी हाल ही के अंदर ओडिशा 2017 के अंदर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, याद रखना। ओडिशा टेट, ओ टेट 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। क्लियर, समझ में आ रही बात? ये अब ये तो गए इनके अलग अलग एग्जाम की बात। दोबारा बता देता हूं, सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उस सिद्धांत को उसको समझाने के लिए उसने 3 भागों में बांटा, अकारात्मक मॉडल, गत्यात्मक मॉडल और मनोलैंगिक। क्लियर, अकारात्मक मॉडल के अंदर मन की संरचना, गत्यात्मक मॉडल के अंदर व्यक्तित्व की संरचना और मनोलैंगिक के अंदर लैंगिकता का विकास बताया। क्लियर, इनके बारे में मैं डिटेल से पढ़ा हूं, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, मन की संरचना, सिगमंड फ्राइड ने मन की संरचना 3 अवस्था बताई है। मन की संरचना की कितनी अवस्था बताई है? 3 अवस्थाएं बताई है। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, सबसे पहले मैं बताने से पहले आपको करता हूं। देखो, मन न मन, इसकी उन्होंने एक तुलना की। किससे तुलना की? तैरते बर्फ के टुकड़े से तुलना की। तैरता हुआ एक बर्फ का टुकड़ा, जैसे मान लीजिए ये पानी है। क्लियर, ये पानी है, इस पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा है। क्लियर, ये पानी पूरा, ठीक है ना, पानी पूरा। क्लियर, ये बर्फ का टुकड़ा, यहां देखो, यहां बर्फ, ये पानी से ऊपर है, ये पानी से नीचे है। क्लियर, पानी से ऊपर जो है उसे कहा जाता है चेतन मन। क्या कहा जाता है? चेतन मन। और पानी के अंदर जो बच गया ये भाग, ये कहलाता है अर्ध चेतन, अर्ध चेतन मन। और जो ये बीच में जो लाइन खींची हुई है, जो डिवाइड कर रही है, इसे कहते हैं अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन। क्लियर, इसलिए मैंने बोला था कि मन की संरचना कितने भागों में की गई है? 3 भागों में। यानी कि अगर आपको पूछे कि मन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो याद रखना मन की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं, मन की 3 अवस्थाएं हैं। मन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे चेतन मन, अचेतन मन और सॉरी 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 अचेतन मन। भाई सॉरी बेटा, गलती से लिखा गया अचेतन मन, ठीक है ना। चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। क्लियर, अब आप ध्यान से सुनोगे कि सर ये अचेतन मन है, ये चेतन मन है, ये अचेतन मन है। याद रखना, पूरे मन का चेतन मन होता है केवल 1/10 भाग। कितना भाग होता है? 1/10। यानी कि टोटल 10 भागों में बांटा जाए तो उसमें से केवल एक ही भाग चेतन मन का होता है, और बाकी 9/10 भाग जो होता है वो किसका होता है? एक चेतन मन। तो अचेतन मन कहां गया? इसका मतलब है इन दोनों के बीच के अंदर बीच की भूमिका निभाता है, कभी इसका थोड़ा सा हिस्सा, कभी इसका थोड़ा सा हिस्सा। समझ गए मेरी बात? ये है। सबसे पहले मन की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। किससे तुलना की गई है? बर्फ के तिरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान। पानी से ऊपर का भाग है वो चेतन मन है, पानी से नीचे का भाग है वो अचेतन मन है, और दोनों के जो बीच में जो ऊपर नीचे का जो डिवाइड कर रहा है उसको अर्ध चेतन मन कहते हैं। सर ये चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, सर ये क्या होता है? थोड़ा सा समझाओ ना। चलो समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये ना, ये अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट कर लीजिए। ओके, कीजिए। अब देखिए भाई, चेतन मन से संबंधित और अचेतन मन से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। चेतन मन मैं पढ़ा रहा हूं,
आप लोग पढ़ रहे हो, वर्तमान समय के अंदर आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ये चेतन मन है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना इसके अंदर, चेतन मन क्या होता है, तो आप लोगों यह वर्तमान समय से, वर्तमान समय से संबंधित है, वर्तमान समय से संबंधित है। बात समझ गए हो। अभी तुम क्या कर रहे हो, वर्तमान में क्या कर रहे हो, यही चेतन मन है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मन की जागृत अवस्था कौन सी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मन की जागृत अवस्था कौन सी है, तो आप बोलोगे सर चेतन मन, ये जागृत अवस्था है, आपके सामने हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो ये क्या है, ये हो गया आपका जागृत अवस्था। वर्तमान समय की अगर कोई पूछ ले कि वर्तमान समय की, अब वर्तमान समय में हमें क्या होता है कि वर्तमान समय की हमें अनुभूति हो, एहसास हो, हमारे विचार, हमारी संवेदना, ठीक है ना। तो वर्तमान समय की अनुभूति, अनुभूति हो, ठीक है ना, वर्तमान समय की अनुभूति हो, हमारे विचार, विचार या संवेदना से है, ठीक है ना। वर्तमान समय की जो अनुभूति है, विचार है, संवेदना है, ये सब है, इनसे जो भी बातें हैं वो सब क्या है, चेतन मन। चेतन मन में ये बात मान के चलना कि वर्तमान समय की बात हो रही है, क्लियर। जो हम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ के तुम उठ गए, ठीक है ना, तो वो चेतन मन। अब तुम क्या कर रहे हो, वो चेतन मन हो गया, समझ रहे हो मेरी बात ये। और देखो अचेतन मन, बस चेतन मन की ये चीज विशेष करके याद रखना, ये पर्सन है ना, ये पर्सन, ठीक है ना। एच पी टेट 2021 के एग्जाम में आ चुका है कि मन की जागृत अवस्था कौन सी है, चेतन मन, अर्चेतन मन, अचेतन मन या कोई नहीं, तो याद रखना चेतन मन। मन की जागृत अवस्था कौन सी होती है, चेतन मन, क्लियर। अचेतन मन, आखिर ये अचेतन मन क्या है, हमने लेसन पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप कॉपी बंद करके चले गए, पढ़ने के बाद आपने कॉपी बंद कर दी, आपके माइंड में वो चीज बैठ गई, जब कभी एग्जाम होगी तब आप उसको यूज करोगे। तो अब आप अपने माइंड में डाटा सेव कर लिया, डाटा सेव करना ही कहलाता है अचेतन मन, डाटा सेव करना, यानी कि दमित इच्छा, यह बात ध्यान रखना, यह है, याद रखना, यह है दमित इच्छाओं, भावनाओं, जीव अंतर्नोद से संबंधित है, से संबंधित है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। दमित इच्छा, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, मान लीजिए किसी आदमी के बारे में आपको पता नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कलकत्ता गए, कलकत्ता में आपने रास्ता भूल गए, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, आपने उसको बोला थैंक यू भाई साहब, बस काम खत्म, आप अपने घर। वो 1 साल बाद में वो आदमी दिखाई दिया, आपने बोला अरे ये तो वही आदमी है जो इसने हेल्प की थी। इसका मतलब क्या आपने तब से लेकर आज तक क्या डेली उसको याद करते थे, नहीं, आपने अपनी मेमोरी में डाल रखा था, लेकिन जैसे ही वो सामने आया आपने अपनी मेमोरी को याद किया, आ गया, हाँ अरे यार ये तो वही है, ठीक है ना। तो यानी कि आप जो भी कोई चीज कर, अभी जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आपने उसको पूरा सेव कर दिया, डाटा डाल दिया, ये चला गया किसमें, अचेतन मन के अंदर। जब एग्जाम देने जाओगे तब इसको याद करोगे, समझो मेरी बात ये। तो अचेतन मन के अंदर जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, ठीक है ना, भावनाएं हैं, विचार, विचार भी आ सकता है, ठीक है ना, भावनाएं हैं, विचार हैं, जीव अंतर्नोद है, ये सब एसी से रिलेटेड है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि सर्वाधिक मन को प्रभावित करने वाला मन कौन सा है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे अचेतन मन, यह है सर्वाधिक प्रभावित मन है,
सर्वाधिक प्रभावित है, सॉरी, यह है सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन है। अब आप देखो कोई चीज याद कर रहे हो, आज को याद होता ही नहीं है तो बैंड बज गई ना, समझे नहीं समझे? तो ये जो याद वाली चीजें है ना, ये किससे रिलेटेड है? अचेतन मन से। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, दमित इच्छाओं, भावनाओं, विचार, जीव अंतर्नोद से संबंधित कौन सा मन है? तो आप बोलोगे अचेतन मन, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। यूटेट, उत्तराखंड टेट 2021 के अंदर, याद रखना, ये आ चुका है। यूटेट, उत्तराखंड टेट 2021 के एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बताता हूं, अर्ध चेतन मन, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा, एक नाम आता है अर्ध चेतन मन, ठीक है ना। इसमें आपको ये कह सकते हो कि सर यह है चेतन मन तथा अचेतन मन के बीच पुल या सेतु का कार्य करता है। मान लीजिए एक नदी है, नदी को तर के जाना है, तो पुल है, तो इस छोर से उस छोर जाने के लिए हमें पुल के ऊपर चढ़ना जाना पड़ेगा, तो पुल से होकर गुजरना ही ये क्या कहलाता है? अर्धचेतन मन। एग्जांपल समझाऊंगा, 1-2 मिनट रुक जाओ। हम ये कह सकते हैं कि सर यह पूर्णतया न चेतन मन है न अचेतन मन है, अचेतन मन है। यह पूर्णतः न तो चेतन मन है ना अचेतन मन है। अब आप बोलोगे सर कैसे? इस एग्जांपल को हम समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि तुम यहां पर क्लास में पढ़ने के लिए आए, मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आए। मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, अपनी एक कॉपी दे दो मुझे, तो आपने मुझे कॉपी दे दी और मैंने यहां रख ली। आप घर चले गए। घर जाने के बाद में आपने सोचा चलो नोट्स बना लेते हैं, तो आपने नोट्स बनाते समय कॉपी देखी तो कॉपी तो नहीं मिली। अब कॉपी तो गुम हो गई। आपने सोचा ये लो भी कॉपी गुम हो गई, तो ये हो गया आपका वर्तमान समय, यानी कि चेतन मन। फिर आपने याद किया कि कॉपी गई कहां। ये जो याद कर रहे हो ना, ये है अर्ध चेतन मन। क्या है? अर्ध चेतन मन। और अर्ध चेतन मन अंदर से खोज के लेकर आते, अरे याद करो तुमने सर को दिया था, हाँ याद आ जाना, इसे बोलते हैं अचेतन मन। कोई भी चीज को तुम अपने अंदर संभालिए हो, वक्त आने पर वो चीज याद आती है, तो जो, जैसे मान लीजिए मैं पेपर देने के लिए बैठ गया, तो ये मेरा है चेतन मन। अचानक प्रश्न आया, और यार ये कैसे होगा, मैं सोच रहा हूं, तो जब मैंने सोचना शुरू किया तो ये हो गया अचेतन मन। अचानक याद आ गया तो ये हो गया अचेतन मन। समझ लो मेरी बात ये। तो याद रखना, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको दिमाग में फीड कर लेते हैं, तो फीड डाटा कहलाता है अचेतन मन। वर्तमान में जो चीज चल रही है वो चेतन मन, और किसी चीज को याद करने के लिए जो हम प्रेशर डालते हैं वो होता है अचेतन मन। आई होप कि मन की पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर आपको लगता है कि आज यहां तक ही पढ़ना तो आप इसको यहां ब्रेक कर दीजिए, आगे का थोड़ा सा बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना। और अगर नहीं थके हो तो कंटिन्यू पढ़ते चलते हैं। क्लियर? एक टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करता हूं बेटा जी, ओके। आगे मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, अगला अपना पॉइंट है व्यक्तित्व की संरचना, ठीक है ना। मन के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का माना जाता है। कि मन के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का माना जाता है? 3 प्रकार का। याद रखना, मन के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का, 3 प्रकार का माना जाता
है। 3 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का माना जाता है? 3 प्रकार का। ये 3 प्रकार कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक है ईड, एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। सुपर ईगो, 3 प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईड के बारे में। ईड को बोला जाता है बेटा इदम। इदम, इदम को कहा जाता है ईड। क्या कहा जाता है? ईड। इदम बोल दो या ईड बोल दो, एक ही बात है। सर इदम जो है, ईड है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना, सुखवादी सिद्धांत पर। सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से भैया, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सुखवादी सिद्धांत से व्यक्तित्व, कौन सा व्यक्तित्व आधारित है? तो याद रखना ईड, इदम। इसमें उसको सिर्फ सुख चाहिए, चाहे कैसे भी आए, इसलिए इसे कहा जाता है ये पशु प्रवृत्ति का है। कैसे? पशु प्रवृत्ति का, एकदम जानवर टाइप का। क्या किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सुख मिलना चाहिए, सुख मिल गया काम खत्म। ये कौन से प्रवृत्ति का है? पशु प्रवृत्ति का माना जाता है। क्लियर? इसलिए इसमें 2 बातें याद रख लेना, विशेष करके इंपॉर्टेंट बात है, यह नैतिकता से दूर है। इसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, यह नैतिकता से दूर है। ठीक है ना? ऐसा व्यक्तित्व जिसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ उसे सुख मिलना चाहिए, चाहे भले ही किसी की बेइज्जती हो, कुछ भी हो, उसे आनंद आना चाहिए। ठीक है ना? यह अचेतन मन पे, याद रखना, यह अचेतन, यह अचेतन मन का स्वामी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी, दोनों याद रखना। नैतिकता से दूर कौन होता है? इदम। अचेतन मन का स्वामी कौन होता है? इदम। सुखवादी सिद्धांत पर कौन आधारित है? इदम। पशु प्रवृत्ति कौन सा है? तो इदम। और यही इससे रिलेटेड एग्जाम रीट, राजस्थान के अंदर टेट की एग्जाम होती है रीट। ठीक है ना? रीट की एग्जाम के अंदर 2020 नहीं शायद 2019 की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, प्लस 2011 में भी पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था। क्लियर? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला मैं बताऊं, यानी कि ईगो के बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है ईगो। ईगो को बोलते हैं अहम। क्या बोलते हैं? अहम, जिसको बोलते हैं ईगो। क्लियर? सर ईगो का आधार क्या है, किस आधार पर आधारित है? तो मानवतावादी, ठीक है ना, मानवतावादी, ठीक है ना, मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? दूसरी बात, ये किस प्रकृति का है? तो मानव प्रकृति का, मानव प्रकृति। ठीक है ना? इसमें मानव प्रकृति की तरह ये कार्य करता है। क्लियर? इसमें पशु प्रवृत्ति नहीं है, मानव प्रकृति, सोच समझ के काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें 3 बातें विशेष करके याद रखना। नंबर 1, वास्तविकता में जीना, वास्तविकता, वास्तविकता में जीना। क्लियर? अगर वास्तविकता के अंदर जीना है तो ये कौन सा है? अहम। अहम हमेशा वास्तविकता के अंदर जीता है। ठीक है ना? क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक भाग है, याद रखना, यह मनोवैज्ञानिक, यह मनोवैज्ञानिक भाग है। क्लियर? यह मनोवैज्ञानिक भाग है। कौन? अहम। तीसरा और बात, यह बुद्धि से कार्य करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? बुद्धि से कार्य करना, बुद्धि से कार्य करना। ठीक है ना? हम कह सकते हैं क्या करें, क्या करें, क्या न करें, इसकी जो क्या करें क्या नहीं, इसका निर्धारण कौन करती है? बुद्धि। तो ये बुद्धि से कार्य करता है। क्लियर? शारीरिक मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, याद रखना इस बात को। शारीरिक
शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर, शारीरिक मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना कौन करता है? तो आप बोलोगे सर अहम करता है। इसके अलावा और सर ये चेतन मन का स्वामी होता है, याद रखना, चेतन मन का स्वामी, चेतन मन का स्वामी होता है कौन? तो आप बोलोगे सर अहम, ईगो। आई होप कि बात समझ गए होंगे आप लोग, बात समझ रहे हो ना? ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। अगर कई बार प्रश्न पूछ ले कि वास्तविकता में जीना व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है, तो हम बोलेंगे अहम। मानवतावादी सिद्धांत के ऊपर कौन आधारित है, तो आप बोलोगे अहम। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अहम। चेतन मन का स्वामी किसे कहा जाता है, तो अहम को। इसी से रिलेटेड त्रिपुरा टेट, याद रखना, त्रिपुरा टेट 2019 के एग्जाम में प्रश्न आया था, ठीक है ना? कौन सा आया था? मानवतावादी सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार निर्धारित है या कौन सा प्रकार आधारित है, तो हम बोलेंगे ईगो, अहम। क्लियर? और आगे मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा तीसरा प्रकार जिसको बोला जाता है सुपर ईगो, यानी कि परा अहम। याद रखना क्या बोला जाता है? परा है में परा अहम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुपर ईगो, सुपर ईगो। क्लियर? अगर आपको कह दे कि सुपर ईगो परा अहम किस पर आधारित है, तो याद रखना आदर्शवादी सिद्धांत पर, आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना आदर्शवादी सिद्धांत पर। इसकी प्रकृति क्या है, तो याद रखना देवताओं की जैसे प्रकृति है, देवत्व। याद रखना देवत्व प्रकृति का है, यानी जिस तरह से देवताएं बात करती है ना, खुश रहिए, आपकी कल्याण करते हैं, इस तरह की, ठीक है ना? तो देवत्व प्रकृति का है, यानी कि सुपर ईगो एक ऐसा होता है जिनमें हमेशा आदर्श बातें की जाती है, इसीलिए इसे नैतिक कमांडर माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे नैतिक कमांडर माना जाता है, माना जाता है कि नैतिकता, ये नैतिक कमांडर इसके हैं, ये नैतिक कमांडर है, यानी नैतिकता को कमांड करता है, ठीक है ना? तो नैतिक कमांडर किसे माना जाता है, तो आप बोलोगे परा अहम को माना जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यह त्याग, बलिदान, आदर्श, नैतिक मूल्य से संबंधित, याद रखना यह किससे संबंधित है? यह त्याग, बलिदान, यह त्याग, बलिदान, आदर्श, नैतिक मूल्य, आदर्शों, नैतिक मूल्यों से संबंधित है, ठीक है ना? यह त्याग, बलिदान, आदर्श, नैतिक मूल्यों से संबंधित है कौन? परा अहम। ओके, आई होप की बात समझ में आ गई। इससे रिलेटेड हरियाणा टेट, एच टेट 2021 के अंदर यह प्रश्न आया था, एच टेट 2021 में यह प्रश्न आया था और यह पूछा था कि व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार त्याग, बलिदान, आदर्श, नैतिक मूल्यों से संबंधित है, तो याद रखना परा अहम। अगर पूछ ले आगे एग्जाम में कि व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना परा अहम। क्लियर? आई होप कि पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे और भी इंपॉर्टेंट मैं बातें बताऊं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा अगला है लैंगिक विकास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछे कि लैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप डायरेक्ट उत्तर लिखोगे फ्राइड ने। किसने दिया था? फ्राइड ने। वैसे भी हम फ्राइड के बारे में पढ़ रहे, तो लैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने दिया।
लैंगिक विकास के आधार पे लैंगिक विकास सिद्धांत के आधार पे लैंगिक जो विकास है उसकी 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। ठीक है ना, लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 5 अवस्थाएं मानी गई है। 5 अवस्थाएं मानी जाती है। 5 अवस्थाएं मानी जाती है। किसकी? लैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। अब आपसे एक सवाल पूछूं कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी, इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले 2 बातें पढ़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक नाम आपने कभी सुना होगा, लिबिडो। लिबिडो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं LIBIDO, लिबिडो। एक कहा जाता नार्सिज्म, नार्सिज्म। ये 2 शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये है क्या चीज? लिबिडो क्या चीज होता है और नार्सिज्म क्या होता है? दोनों ही संज्ञा किसने दी थी? फ्राइड ने। किसने दी थी? फ्राइड ने। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं हम। दोनों के अच्छी तरह समझना। लिबिडो प्रेम करना, स्नेह करना, काम प्रवृत्ति की इच्छाओं होना, यानी सेक्सुअल इच्छाएं जिसमें होती है वो लिबिडो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लिबिडो। लिबिडो के अंदर क्या क्या आता है? प्रेम, स्नेह, प्रेम स्नेह और काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की इच्छा। क्लियर? ये उसी को क्या कहा जाता है? लिबिडो। लिबिडो के अंदर प्रेम करना, सेक्सुअल इच्छाओं का उत्पन्न होना, ये सब क्या है? लिबिडो होता है। क्लियर? अब आते हैं नार्सिज्म। आखिर ये नार्सिज्म है क्या चीज? ठीक है ना, अपने रंग, रूप और अपने आप से प्रेम करना। ठीक है ना, अपने रंग, रूप तथा अपने आप से प्रेम करना। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है? नार्सिज्म कहलाता है। अब आप बोलोगे सर नहीं समझे हम, मैं बताता हूं। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, देखो शीशे देखते हैं और ऐसे करते हैं, मतलब बार बार शीशे को, मिरर को देखते मैं कैसा लग रहा हूं, पाउडर लगाना, ये लगाना, अब सुंदर दिख रहा हूं। ये क्या है? नार्सिज्म है। क्लियर? याद रखना, अपने आप को ऐसा देखना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, तो ये नार्सिज्म है। बार बार में देखना सुंदर, अपने आप से प्रेम करना, वाओ मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं, वाओ मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। ठीक है ना, तो ये क्या है? नार्सिज्म। बस याद रखना, ये जो नार्सिज्म है यह किशोर अवस्था में सर्वाधिक होता है। याद रखना, किसमें? किशोरा अवस्था। याद रखना, किशोरावस्था में सर्वाधिक, किशोर अवस्था में सर्वाधिक होता है। बस इतनी बात याद रखना, किशोर अवस्था में सर्वाधिक पाया जाता है क्या? नार्सिज्म। तो दोनों बातें मैंने बता दी, लिबिडो क्या होती है और नार्सिज्म क्या होती है। क्लियर? ये बातें ध्यान में रखना, आगे काम में आएगी। नार्सिज्म वाला ये जो पर्सन है, ये तो आपकी रीट के एग्जाम में पूछ चुके हैं, रीट 2021 की एग्जाम में पूछ चुके हैं भाई, याद रखना। सॉरी 2017, रीट 2017 के अंदर पर्सन एग्जाम में आ चुका भाई ये नार्सिज्म वाला। क्लियर? दूसरी बात ये, हमें पता है कि इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। यूपी टेट 2016 की एग्जाम में ये पर्सन आ चुका है, यूपी टेट 2016 की एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि लैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं मानी गई है? तो 5 अवस्थाओं को माना गया है फ्राइड के अकॉर्डिंग। वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए भैया, ये जो लैंगिक अवस्था है, 5 अवस्था है, 5 में से मैंने 2 अवस्था लिखी है। नंबर 1 मुख्य अवस्था, नंबर 2 गुदे मुख्य अवस्था और गुदीय अवस्था। ठीक है ना। सबसे पहले इसकी आयु कितनी मानी जाती है? तो आप लिखोगे 0 से 1 वर्ष, यानी 1 साल तक के बच्चों में होता है। लिबिडो का क्षेत्र क्या होता है? मुख, यानी कि अगर लिबिडो का मतलब होता है प्रेम करना, ठीक है ना,
तो प्रेम किससे करता है? वो मुख से करता है, जैसे चूसना, चूमना, काटना, दांतों से काटना, समझ गए ना? दांतों से काटना, दांतों से काटना, ठीक है ना? चूसना, चूमना, दांतों से काटना, ठीक है ना? ये सब चीजें क्या है, ठीक है ना? ये सब क्या है? जैसे एक चूमना कर दो या चाटना कर दो की बात है, ठीक है ना? ये सब क्या है? मुख की क्रिया है। उसको जब प्यार होता है, जैसे मम्मी से प्यार करना, ठीक है ना? जब दूध पिलाती है मम्मी बच्चों को, तो वो देखो दांत से काट लेता है, तब भी आप ये समझना कि उसका लिबिडो का क्षेत्र क्या माना जाता है? मुख माना जाता है। आ जाओ, गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था कितने से कितने वर्ष की होती है? तो याद रखना 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष के बीच होती है। 1 से 3 वर्ष याद रखिएगा, पहले मुख फिर गुदीय। अच्छा, लिबिडो का क्षेत्र क्या होता है? तो होता है गुदा। क्या होता है? गुदा। गुदा का मतलब होता है जहां से हम टॉयलेट करते हैं, ठीक है ना, सुसु करते हैं, वो क्षेत्र माना जाता है गुदीय अवस्था। अर्थ क्या होता है? जैसे मल मूत्र त्याग करते समय क्रियाओं में आनंद लेना, ठीक है ना? मल मूत्र, जो मल मूत्र है, मल मूत्र त्याग क्रियाओं में, मल मूत्र त्याग क्रियाओं में आनंद लेना, आनंद लेना। जैसे बच्चों बोले चल बेटा सुसु करके, नो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? फिर बोले ठीक मत जा, बिस्तर नहीं कर देता है, ठीक है ना? फिर मम्मी डांटती है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, डांटते रहो, क्या पता है, ठीक है ना? अब 1 से लेकर 3 साल का बच्चा हट्टी हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, नहीं जाऊंगा मैं, तो हट पकड़ लेता है, ठीक है ना? तो मल मूत्र त्याग क्रियाओं में आनंद लेता है वो, ठीक है ना? तो इस तरह के जो पर्सन आते हैं, इनको याद रखिएगा, इसका लिबिडो का क्षेत्र क्या होता है। और बच्चा की जो अवस्थाएं हैं, ये 5 अवस्थाएं याद कर लेना। पहली मुख्य, दूसरी गुदीय, तीसरी, चौथी, पांचवी पढ़ाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए 3 नंबर और 4 नंबर, लैंगिकीय अवस्था, नंबर 4 सुसुप्त अवस्था। क्लियर? सबसे पहले पूछे कि आयु, तो आप बोलोगे सर यहां से 3 से 6 वर्ष के बीच में, ठीक है ना? इसका लिबिडो का क्षेत्र क्या होता है? लैंगिक। लिबिडो का क्षेत्र क्या होता है? लैंगिक होता है, यानी कि मेल फीमेल के बीच में, ठीक है ना? अर्थ, अब देखो इस अर्थ को न समझ के, इस अवस्थाओं के अंदर याद रखना 2 ग्रंथि होती है, 2 ग्रंथि का विकास होता है। ये दोनों ग्रंथियों का नाम याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजी नेट 2019 के एग्जाम में प्रश्न पूछ भी चुके हैं, ठीक है ना? एक तो था इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना? और दूसरा होता है ओडिपस, ओडिपस, ओडिपस ग्रंथि। ये 2 ग्रंथि विशेष करके याद रखना। सर ये है क्या चीज? याद रखना, लैंगिक अवस्था के अंदर 3 से 6 साल का जब बच्चा होता है, तो उसमें 2 ग्रंथियों का विकास होता है, एक तो इलेक्ट्रा ग्रंथि और एक ओडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है सर? लड़कियां अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है, ठीक है ना? लड़कियां पिता से अधिक प्रेम करती है, याद रखना इस बात को, ठीक है ना? और ओडिपस ग्रंथि जो होती है, उसमें लड़के, लड़के जो होते हैं माता से, पिता की बजाय माता से अधिक प्रेम करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं, ये बात ध्यान रखना। दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में आ चुके, याद रखना। यूजीसी नेट, यूजी नेट, यूजी नेट 2019 की एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, क्लियर? ये दोनों ग्रंथि याद रखना, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। लड़के मां से प्यार करेगा और लड़की अपने पिता से अधिक प्रेम करेगी। इलेक्ट्रा ग्रंथि को लड़की प्रेम करती पिता से, ओडिपस ग्रंथि लड़के प्रेम करते हैं माता से, क्लियर? सुसुप्त अवस्था,
जो कहां से होती है 6 से 12 साल, याद रखना 6 से 12 वर्ष। क्लियर? इसमें क्या होता है, लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। अदृश्य, अदृश्य का मतलब इसमें लिबिडो होता ही नहीं है, उसके ना जो प्रेम करने की इच्छा है, उसके ना मतलब काम जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती है। क्यों सर, क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि इसमें एक बात तो याद रखना, लैंगिक इच्छाएं, याद रखना लैंगिक जो इच्छाएं हैं उसमें उदासीनता आ जाती है। लैंगिक इच्छाओं में उदासीनता, यानी उनका ध्यान ही नहीं रहता कि प्रेम करे, लाड करे, क्या करे, नहीं 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 नहीं, उसका लैंगिक इच्छाओं में कोई ध्यान नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो विद्यालय के अंदर खेलकूद, चित्रकारी, ठीक है ना, इन पर क्या हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। क्लियर? इसी पे ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसलिए याद रखना, सुसुप्त अवस्था यानी कि सुस्त हो जाना, लिबिडो का क्षेत्र एकदम से इसमें अदृश्य हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको भी विशेष करके याद रखना। ओके, आगे मैं पांचवी लास्ट एंड फाइनल बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए 5 नंबर लास्ट एंड फाइनल, जनन अवस्था। आयु होती है 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक की आयु होती है। क्लियर? दूसरी बात, लिबिडो का क्षेत्र क्या होता है, जननेंद्रिया, ठीक है ना, जननेंद्रिया। क्लियर? जनन देने वाली इंद्री। ओके, जननेंद्रिया। और क्या होता है, अब सुनो भाई, इसमें क्या होता है, लड़का लड़की की ओर आकर्षित होने लग जाता है, और लड़की लड़के की तरफ, लड़का लड़की की तरफ, यानी कि विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होना। इसका अर्थ याद रखना, विपरीत लिंगी की ओर, विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित 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 होना। क्लियर? सब अपने आप में सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय समझना स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है ना। यही एक प्रॉब्लम है इसमें। आगे, पूर्ण परिपक्व, पूर्ण परिपक्वता, पूर्ण परिपक्वता की अवस्था आ जाती है, ठीक है ना, की अवस्था। इसमें बच्चा हर चीज, उसके जो जनन इंद्रिय हैं वो सब पूर्ण परिपक्व इस अवस्था में आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि लैंगिक इंद्रिय जो है उनका पूर्ण विकास हो जाता है। लैंगिक इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाना। क्लियर? इसीलिए मां बाप को कहा जाता है कि 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे के ऊपर एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक फ्रेंड की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चा हर दिल की बात आपको बता सकता है। क्योंकि यही एक एज ऐसी होती है जिनमें बच्चा माँ बाप से दूर जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ फ्राइड का ये टॉपिक अपना खत्म हुआ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना, और धीरे धीरे मैं और भी टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, एकदम मस्त, एकदम शानदार। और यकीन रखना कि अगर आपको ये टॉपिक लंबा लग रहा है तो उसको 2 भागों में बांट के पढ़ लिया करो। ओके, तो एक ही वीडियो में मैं एक टॉपिक खत्म कर देता हूं बेटा जी। ओके, तो इन सभी को आप पढ़ लेना, एक भी पर्सन बाहर से नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। क्लियर? आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।